हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स, जो भी बच्चे क्लास 11th इकोनॉमिक्स में हिंदी चाहे इंग्लिश, अगर आप जिस भी भाषा में लिखना चाहते हैं एग्जाम में, आप सभी बच्चों को ये जो कंटेंट है टॉप 40 एमसीक्यू का सीरीज है, इसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको ये कंटेंट मिलेगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। और आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप क्लास 11th में आपको देखिए आर्ट साइंस कॉमर्स जिसके विद्यार्थी हैं सारे के सारे कंटेंट देखिए यूट्यूब पर अपलोडेड है, उन वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आपसे बच्चों के लिए क्या पूछा हुआ है। तो ये सवाल देख रहे हो आप लोग कि केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य या उपयुक्त सभी। देखिए पहले बात तो केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत टोटल 5 चीज आते हैं। यहाँ पर हमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपयुक्त सभी। और यही सवाल अगर आपसे बच्चों से इंग्लिश में पूछा जाए कि विच मेजरमेंट्स कम अंडर सेंट्रल नेचर, मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन या फिर ऑल ऑफ द अबव सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, चाहे आप हिंदी में टिक करिए चाहे इंग्लिश में टिक करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन क्या कहलाता है? यह कहलाता है आप सभी बच्चों को संग्रहण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कहलाता है व्यवस्थीकरण कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई कथन सही नहीं है। अगर यही सवाल आपसे परीक्षा में इंग्लिश में पूछा जाता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज, या फिर सिस्टमाइजेशन, या फिर बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का वो स्टोरेज भी कहलाता है, सिस्टमाइजेशन का एक पार्ट भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए सांख्यिकी मतलब हमारे पास क्या? स्टैटिक्स। हम लोग स्टैटिक्स वर्ड जो यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? कुछ तो कारण होगा। जितने भी देखिए हमारे पास जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, जो भी डाटा दिए गए, उसको हम लोग इजी वे में क्या करते हैं? इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जटिल तथ्यों को क्या ये जटिल करती नहीं, जटिल मतलब मुश्किल कर नहीं हो सकता। तथ्यों पर परस्पर तुलनीय बनाता है, देखिए ये भी नहीं होता, तुलनीय कंपेयरिंग नहीं कर सकते हम लोग बेसिकली। फिर जो जटिल तथ्य है उनको स्पष्ट करता है, हाँ ये काम हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया बी और सी, तो बी वाला तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इंग्लिश मीडियम बता लिखिएगा एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का सी नंबर इसका आप लोग सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है, दोनों परिक्षेपण, ठीक है, यहां पर बोला गया आप सभी बच्चों को कि दोनों परिक्षेपण का जो कौन सा माप जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ मापा जाता है। ठीक है, यहां पर पूछा हुआ है। देखिए यहां पर पहले बात तो दोनों नहीं होगा, ये वर्ड काट दीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। परिक्षेपण का कौन सा मान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? आपको 4 यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, विस्तार, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास चतुर्थांक विचलन, ऑप्शन नंबर सी माध्य विचलन और ऑप्शन नंबर डी हमें मानक विचलन। और यही सवाल अगर आपसे बच्चों से इंग्लिश में पूछा जाता है कि विच ऑफ द 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज कंसीडर्ड टू द बेस्ट, एक्सटेंसर, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन को देखिए ऑप्शन को शॉर्ट करके एचडी लिख दिया जाता है, तो ये भी आपको देखिए याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अगला सवाल है आपसे बच्चों के 5वां नंबर, सहसंबंध मतलब कोरिलेशन के सूत्र का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स स्पीयरमैन, अगला ऑप्शन है चार्ल्स पियर्सन, या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए ये जो नियम है, ठीक है, जो कह सकते हैं कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, ये किनके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा कार्ल पियर्सन। ऑप्शन नंबर बी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। देखिए एग्जाम में याद रखिएगा 1 या फिर 2 न्यूमेरिकल पक्का फिक्स है। आप सही बच्चों एग्जाम में देखिए 2 न्यूमेरिकल वाला सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो 2 नंबर कोई भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 2 सवाल जो पूछा जाएगा एग्जाम में, वो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में बता दूंगा कि न्यूमेरिकल वाला जो सवाल आएगा आपके एग्जाम में वो कैसे करके सॉल्व करना है। तो फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग स्किप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सवाल में क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, किसी भी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या को सभी इकाइयों का अध्ययन जो किया जाता है, इस विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रतिदर्श विधि, ऑप्शन नंबर बी जनगणना विधि, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है।
और यही बात इंग्लिश में पूछा जाए, इफ द होल और द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन रिलेटेड टू एनी रिसर्च आर स्टडीड देन व्हाट मेथड इज कॉल्ड। तो ये जो मेथड है वो क्या कहलाता है, जनगणना विधि हिंदी में कहा जाए, और इंग्लिश में कहा जाए तो सेंसस मेथड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, इसका आप लोग राइट आंसर टिक कर लीजिएगा 7th का। ठीक है, अगला सवाल है 8वां नंबर हमारे पास, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आता है इसे हम लोग उस मद को क्या कहते हैं, आंकड़ा। मतलब कोई भी चीज बार बार देखिए रिपीटेशन हो रहा है, और हम लोग मैथ में या साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज जितना बार रिपीट होता है इसे आवृत्ति कहा जाता है, बार बार आना आवृत्ति होता है, इंग्लिश में कहे तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो 8 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर, आवृत्ति क्या होगा, राइट आंसर, और इंग्लिश में कहा जाए इसे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्नावली का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप बोलिएगा कि एक ग्रामर का सवाल है, नहीं ग्रामर नहीं है, ये इको है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। यहाँ पर कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चित्र बनने मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टैबला हो गया, एक हो गया हमारे पास लॉरेंज वक्र। अगर आपने देखिए पढ़ा हुआ है तो आपको कुछ कुछ सवाल याद रखना है एक वक्र के बारे में, लॉरेंज वक्र क्या होता है। तो ये जो हम लोग प्रश्नावली का उपयोग करते हैं यहाँ पर दोनों ही जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या टिक करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, चित्र बनाने में भी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। और देखिए कभी अगर ऑप्शन में नहीं रहा ये चित्र बनाने वाला, तो मोस्टली केस में याद रखिएगा अगर दोनों ऑप्शन नहीं रहा तो लॉरेंज वक्र टिक करिएगा, ये भी बता देता हूं आपको। ठीक है, और यही बात इंग्लिश में कहा जाए तो क्वेश्चनर इज यूज ड्राइंग या फिर लॉरेंज वक्र, तो मोस्ट ऑफ द केस क्या होगा, 90% लॉरेंज कर्व बोलिए या फिर लॉरेंज वक्र बोलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों की कि अर्थशास्त्र की दुर्बलता जो कह सकते हैं जो परिभाषा है, इसके परिभाषा के प्रतिपादक कौन है, एडम स्मिथ, या फिर आपसे ही बच्चों को बोला हुआ देखिए यहाँ पर कि रॉबिन्स, या फिर यहाँ अगला जो ऑप्शन है हमारे पास ये मार्शल के द्वारा दिया हुआ कथन है, या फिर ये सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया कथन है। तो ये जो बेसिकली कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये कथन के प्रतिपादक है वो है रॉबिन्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। और ये इंग्लिश में रहा कि हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल या सैमुअल्सन। तो क्या हो जाएगा, रॉबिन्स इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी सारणी के मुख्य अंक क्या होते हैं, शीर्षक, टिप्पणी, सारणी की संख्या या फिर उपयोग सभी। तो जो हम लोग कोई भी टेबल लिखते हैं उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, टाइटल नोट, टेबल नंबर या सभी के सभी कथन सही है। तो ये सभी के सभी कथन देखिए जुड़े होते हैं टेबल के पार्ट से, तो ऑप्शन नंबर डी, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश सभी उसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है निर्देशांक या फिर सूचकांक का प्रयोग होता है जीवन स्तर की जानकारी, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, उत्पादन संबंधी जानकारी या उपयोग कथन सभी के सभी देखिए यहाँ सही है। तो जो निर्देशांक होता है या फिर सूचकांक, ठीक है, दोनों का बातों का मतलब एक ही होता है, याद रखिएगा। इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी इसे अगर इंग्लिश में हम लोग कहें तो कोऑर्डिनेट या फिर इंडेक्स, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वो जीवन से संबंधित, जीवन का जो ग्राफ है किस प्रकार आगे बढ़ रहा घट रहा है ये सभी बताता है, यानी इंफॉर्मेशन ऑन स्टैंड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पर टिक कर लीजिएगा जीवन स्तर की जानकारी, ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, ए नंबर। अगला सवाल है हमारे पास आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन का क्या उद्देश्य होता है। कोई भी अगर डाटा है हमारे पास, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये किस उद्देश्य, वर्गीकरण है, सारांशित करना है, प्रस्तुतिकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे जो कथन यहाँ पर सही है। अगला अब इसी सवाल को देखिए हमारे पास इंग्लिश में पूछा हुआ है कि ये क्या कहलाता है, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कोई चीज प्रदर्शित करना यानी प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, प्रेजेंटेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि आयत चित्र किस श्रृंखला का आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला, सतत श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आयत चित्र होता है यानी जिसे हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस प्रकार की सीरीज का ये बताना हमें। तो ये हिस्टोग्राम होता है वो किस प्रकार के डाटा को देखिए बेसिकली हमें बताता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, वो सतत श्रृंखला यानी इसे कहा जाए तो कंटिन्यूअस सीरीज का क्या होता है, ये पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला हमारे पास समंकों या आंकड़ों के अपरीकरण मापने की सबसे सरल माप क्या है, विस्तार है, माध्यिका है, बहुलक है या फिर समांतर माध्य है। तो जो आंकड़े हैं इनकी अगर हम अपकरण करते हैं मतलब कोई सिंपलेस्ट वे मतलब तरीका होना चाहिए ताकि हम लोग रॉ डाटा को कैलकुलेट कर सके, इसे क्या कहा जाता है, विस्तार या फिर
माध्यिका, या फिर ऑप्शन नंबर सी बहुलक या फिर समांतर माध्य। तो ये क्या कहलाता है? विस्तार कहलाता है। और यही बात अगर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखना हो तो आप लोग ये वाला पार्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, 15 नंबर में। अगला सवाल है, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में आता है। हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक किसान आ जाएगा, द्वितीय को हेल्प करने वाला, थर्ड जो हमारे इंडस्ट्री में सामान आता है। तो ये बैंकिंग सेक्टर होता है वो बेसिकली थर्ड सेक्टर, यानी तृतीयक सेक्टर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यही बात इंग्लिश मीडियम पे चलो क्या हो जाए? टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक को प्राइमरी, सेकेंडरी को यहाँ पर द्वितीयक हो जाएगा। तो ये टिक कर लीजिएगा आप लोग, 16 का क्या टिक करिएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है, शहरी क्षेत्रों में देखिए जो बेरोजगारी होती है वहाँ किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। आपने क्लास 10th में हाल ही में नहीं बच्चों, 1 साल में आपने पढ़ के आया होगा बेरोजगारी के बारे में, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। यही बात देखिए यहाँ पर कि जो शहरों में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए शहरों में पाई जाती है खुली बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी। और इसे इंग्लिश में कहा जाए तो ओपन एम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है हमारे पास, टिस्को का पूर्ण रूप, टिस्को का फुल फॉर्म बताना है। बच्चा बता देगा क्या होगा, क्या बता दूं बताइए? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे हम क्या कहते हैं? टिस्को के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला है हमारे पास, किस वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1931, 41 या फिर हमारे 21 या फिर 11 को। तो कौन सा साल कहलाता है देखिए महाविभाजन का वर्ष? तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, जो हमारे 1921 था वो क्या अगला महाविभाजन का वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, यही सवाल देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 AD, ठीक है। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हो यहाँ पर कि सतत विकास के अंतर्गत किनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? केवल वर्तमान पीढ़ी, केवल भावी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। सतत पोषण यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज भी उपयोग करना है, भविष्य में उपयोग करना है, इस प्रकार का जो विकास होता है उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे इंग्लिश में 4 ऑप्शन दिएगा, प्रेजेंट जनरेशन ओनली, फ्यूचर, दोनों के लिए, या फिर नन ऑफ द दिस। क्या होगा सही जवाब बच्चों? आप क्या लगता है कि हम लोग जो सतत पोषण विकास है यहाँ पर क्यों करते हैं? ताकि आज भी यूज हो, भविष्य में भी इस्तेमाल हो, दोनों को सोच के करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिलहाल आज की इस वीडियो को देखिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आपसे बच्चों मैं क्षमा मांगता हूँ। देखिए लगातार बोलने से डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि गला बैठने से कह सकते हैं जो एडम्स एप्पल या फिर लार्निक्स जो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा भारी हो जाता है आवाज़। और आवाज़ भी देखिए आपको भारी लग रहा होगा, क्योंकि बनाते बनाते बहुत सारे वीडियो कंटेंट लगातार बनाते बनाते आवाज़ थोड़ी सा देखिए भारी हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि रेस्ट करके बनाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे करके बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में देखिए जो 20 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ के आप सभी बच्चों को बना दूंगा, ताकि आप सभी बच्चों एग्जाम से पहले सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाए। फिलहाल यहीं पर समाप्त करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सारे के सारे वीडियो देख के एग्जाम की तैयारी अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।